अस्सलामुअलैकुम। आज C++ में हम कोड लिखने वाले हैं जो कि क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लॉजिक बनाएंगे, देन वी राइट द कोड। तो सबसे पहले हमें देखना होता है इनपुट क्या लेनी है, यानी इनपुट से हमें समझ आ जाएगी कि किस टाइप का हमने डाटा लेना है, किस टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है और आउटपुट में हमने क्या शो करवाना है। जो आउटपुट में शो करवाना है क्या वो अलग से किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो इनपुट और आउटपुट से हमें समझ आ जाती है कि हमने वेरिएबल कौन से लेने हैं और किस टाइप के लेने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है। असल लॉजिक आपका लगेगा जब आप कैलकुलेट की तरफ जाएंगे कि एक्चुअल में जो डिस्प्ले करवाना है, जो वैल्यू मैं डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो उसी को आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं जो कि लिखा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिख दें जो डिविडेंड और डिवाइजर को इनपुट ले, यानी कुछ वैल्यू इनपुट ली जाए। अब जो वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं, जो डाटा इनपुट ले रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए मेमोरी में कोई लोकेशन लेनी पड़ेगी। तो लोकेशन के लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद उसने कहा कि कैलकुलेट कर दें और फिर डिस्प्ले करवा दे क्वोशंट और रिमाइंडर, यानी क्वोशंट और रिमाइंडर को ही डिस्प्ले करवाना है और इन्हीं को कैलकुलेट करना है। अब क्वोशंट रिमाइंडर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फार्मूला लगेगा, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना। तो पहले हमने क्या समझ लिया कि हमने स्टेटमेंट में इनपुट देखनी है, आउटपुट देखनी है, फिर हमने देखना है कि क्या हमने कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो हर चीज हमें साथ साथ क्लियर हो जाएगी। तो जल्दी से यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जो अभी के लिए हमने समझा है। हमने समझा है कि हमें इनपुट चाहिए। तो इनपुट में हमें समझ आ रही है एक डिविडेंड होगा और क्या होगा जी, डिवाइजर होगा। उसके बाद हमें चाहिए आउटपुट। आउटपुट में क्या वैल्यू होंगी, एक तो क्वोशंट होगा हमारा और एक होगा रिमाइंडर। ये मैं शॉर्ट नाम ले रही हूँ, आप लोग ले सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन वेरिएबल के रूल्स के मुताबिक नेम लेंगे हम। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ समझ रहे हैं तो इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। तो इनपुट में हमें समझ आ रही है कि डिविडेंड होगा, डिवाइजर होगा। आउटपुट में हम क्वोशंट और रिमाइंडर को शो करवाएंगे। इसका मतलब जो क्वोशंट हम कैलकुलेट करेंगे उसे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर। जो रिमाइंडर को हम कैलकुलेट करेंगे उससे भी कई वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमें कुछ इस तरह से समझ आ चुकी है कि हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कहूँ कि एक हो गया मेरे पास डिविडेंड, इसे पूरा ले लेते हैं, और एक हो गया डिवाइजर, और इसी तरह मैं कहती हूँ मेरे पास क्वोशंट है और रिमाइंडर है। ये शॉर्ट नाम मैंने रख ली। मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी और मैंने कहा इनके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो इन टाइप की होंगी, यानी न्यूमेरिक होगी, इंटीजर होगी। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं। अब इनके अंदर हम रखने वाले हैं वैल्यू। तो वैल्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे, यूजर से लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हम वैल्यू साइन नहीं करें। तो यूजर से इनपुट लेने से पहले हमें यूजर को बताना पड़ेगा कि वो क्या एंटर करें। अब इस स्टेटमेंट में उससे पता चल जाएगा, सबसे पहले उसने डिविडेंड को एंटर करना है, फिर उसने डिवाइजर को एंटर करना है। तो सी इनसे हम क्या ले लेंगे, इनपुट लेंगे, और इनपुट में यहाँ पर हम वेरिएबल के नाम लिखेंगे जो कि हमने रखे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ मैं पूरा डिवाइजर लिख दूं, नहीं, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो नाम रखा है उसका, उसी को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। वेरिएबल के नेम को क्या कहते हैं, ये आपका एमसीक्यूज है, क्योंकि हमने काफी मरतबा पढ़ लिया कि जो वेरिएबल होते हैं, फंक्शंस होते हैं, हम या फिर लेबल होते हैं, इनका जो हम नाम रखते हैं उससे क्या कहा जाता है, ये आप बताएं जरा मुझे। मैं एंड पे आपको बता दूंगी, लेकिन फिलहाल आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि उसे क्या कहते हैं। इसका मतलब अभी तक जो हमने कर लिया है, इसमें इनपुट आ चुकी है, वैल्यूज एंटर हो जाएंगी, यानी यूजर जो भी एंटर करेगा पहले वो डिविडेंड के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो एंटर करेगा वो डिवाइजर होगा, वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट भी आ गई है, आउटपुट शो करवाने से पहले हमें क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेट कैसे होते हैं, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूले को समझने के लिए मैंने एक पिक का इस्तेमाल किया है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने बता दिया ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। यानी फर्ज करें जो हमने वेरिएबल डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके अंदर यूजर ने 25 एंटर कर दिया, फिर उसने डिवाइजर के लिए 3 एंटर कर दिया। तो इसका मतलब 25 अंदर होगा और 3 के साथ हम उसको डिवाइड करने वाले हैं। तो 25 के नियर वाली वैल्यू कैसे आएगी, 24। हमें पता है अगर हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है। तो 3 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसे क्वोशंट कहा जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हम लिख देंगे और फिर इन वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एंड पे वैल्यू आएंगी, नीचे वैल्यू आएगी, उसे हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर, यानी बाकी बची हुई वैल्यू को रिमाइंडर कहा जाएगा। और डिवाइजर को जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि वो डिविडेंड के करीब तरीन नंबर आ जाए या फिर उसके बराबर आ जाए,
उस वैल्यू को हम क्वोशंट कहने वाले हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। डिवीजन वाला जो मामला सेम वही है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट होगा, और जब हम डिवाइड करने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसको रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में मॉडुलस का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, और डिवीजन का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है क्वोशंट फाइंड करने के लिए। यानी इसका फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। तो कैलकुलेट जो हमने करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको क्या कैलकुलेट करना है। हमने करना है जी क्वोशंट और रिमाइंडर को। अगर हम क्वोशंट की बात करें तो हमें पता है कि क्वोशंट को डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा डिविडेंड और डिवाइजर को, और इसी तरह अगर हम इनका मोड लें तो हमें क्या मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है। इसका मतलब हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अगर फार्मूला आ चुका है तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने एक लॉजिक लगा लिया कि जो क्वोशंट है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। क्वोशंट को हम कैसे फाइंड करेंगे जी, डिविडेंड जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे डिवाइजर पर, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको कैसे फाइंड किया जाएगा, उसका भी सेम यही प्रोसीजर होगा। डिवाइजर पूरा नहीं हम लिखेंगे, हमारा जो वेरिएबल का नाम है सिर्फ उतना ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, मॉडुलस ऑपरेटर। इसे मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वोशंट की वैल्यू भी आ चुकी है, रिमाइंडर की भी आ चुकी है तो हम इसे जल्दी से शो करवा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो स्टेटमेंट लिख दी हैं ताकि वो डिस्प्ले करवा दें क्वोशंट के अंदर जो भी है और रिमाइंडर के अंदर जो भी है। यहाँ पर जो वेरिएबल के नाम लिखे हैं मैंने सिंपल क्या ओ कर दिया, आर ई कर दिया। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्वोशंट एज इट इज शो हो जाएगा डिस्प्ले में, और क्या ओ वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है वो शो हो जाएगी। इसी तरह रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी आर ई वेरिएबल के अंदर पड़ी होगी, वो यहाँ पर वेरिएबल हमने लिख दिया ताकि इसके अंदर जो भी पड़ा है वो वैल्यू शो हो जाए। तो इसका मतलब अभी तक हमने अपना पूरा प्रोग्राम लिख दिया, प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जरा जो कमेंट है उससे मैं थोड़ा सा पीछे बैठ, कंट्रोल एस कहते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम इसे करेंगे कंपाइल। तो यहाँ पर कंपाइल हो चुका है, किसी किस्म का कोई सिंटैक्स एरर वगैरह नहीं आया। अब हम रन पे जाते हैं। तो रन पे सबसे पहले उसने कहा डिविडेंड और डिवाइजर को एंटर करते हैं जी। तो हम क्या एंटर करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि 25 है हमारे पास और 3 है। अब यहाँ पे देखें कि जो क्वोशंट है वो 8 आ चुका है और रिमाइंडर 1 आ चुका है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन कर चुका है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें उसने 20 और 3 एंटर किया है, फिर 6 और 2 आ रहा है। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही से सोल्व हो चुकी है। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे रन करते हैं। क्या एंटर करने वाले थे हम, 20 और 3। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं 20 है, इसको 3 पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्वोशंट 6 और रिमाइंडर 2 आ गया। आप डिवाइड करके देखें कि जो डिवीजन होगी वो ऊपर जो होगा वो 6 होगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, और जो रिमाइंडर बचा है, जो नीचे बचेगा, बाकी बचेगा, वो 2 होगा। तो इस तरह से हमने एक प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। अब इस प्रॉब्लम को मजीद कम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है, जैसे कि अगर डिवाइजर को 0 एंटर कर दिया जाए तो हमें पता है 0 डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है ये हम इफ एल्स के कंसेप्ट के साथ कवर कर दूंगी मैं आपको। तो इस कंसेप्ट को जब हम कंडीशनल वाले चैप्टर को कवर करेंगे साथ ही कवर कर देंगे, क्योंकि वहां पे कंडीशन लगेगी कि अगर डिवाइजर 0 होगा तो ये शो करवा दें, अदरवाइज ये शो करवा दें। कंडीशन के बारे में बिल्कुल इस वक्त भूल जाएं। बिल्कुल बेसिक से हमने प्रॉब्लम को सोल्व किया है, बेसिक से लॉजिक से, और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। जैसा कि उसने कहा क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड कर दें, हमने क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड कर दिया है। मजीद इसमें हम देखेंगे कि इसको और लॉजिक के तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, लेकिन वो चैप्टर 5 में करेंगे। अभी हम चैप्टर 4 पर हैं, तो जितने कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने एक लॉजिक बना दिया है। इसके अलावा लॉजिक बनाने के लिए क्या स्टेप होते हैं, किन वेबसाइट्स पर आप जाकर अपने लॉजिक बिल्डिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को लाजमी से चेकआउट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।